Hello students, this is IDT amendment lecture number 8 and we have started point of taxation rules. हमने देखा कि रूल 5 जो है इट स्टेट्स दैट अगर कोई न्यू सर्विसेज आती है, इन केस ऑफ न्यू सर्विसेज नो टैक्सेस पेबल if invoice has been issued and payment is received, invoice has been issued and payment is received before such services becomes taxable. पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के केस में नो टैक्सेस पेबल इफ इनवॉइस हैज बीन इश्यूड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर सच सर्विसेज बिकम्स टैक्सेबल. और अगर पेमेंट रिसीव हुई है बिफोर सर्विसेज बिकम टैक्सेबल बट इनवॉइस इश्यू हो गई है, पेमेंट तो पहले मिल गई है, इनवॉइस इश्यू हुई है विद इन 14 डेज ऑफ द डेट व्हेन द सर्विस इज टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. आगे ये बोल रहा है फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2016 बाय नोटिफिकेशन नंबर 10/2016. ये बोल रहा है, पहला एक्सप्लेनेशन तो दे रहा है This rule shall apply mutandis मतलब as it is in the case of new levy of service. ठीक है ना, न्यू लेवी हुआ है, न्यू लेवी ऑफ रेट सर्विसेज के ऊपर न्यू लेवी, जैसे पहले 14% था, अब फिर 14.5% हो गया, फिर 15% हो गया, तो न्यू लेवी ऑन सर्विसेज, न्यू सर्विसेज नहीं, न्यू लेवी ऑन सर्विसेज. फिर ये बोल रहा है न्यू लेवी और टैक्स शैल बी पेबल ऑन ऑल द केसेस अदर देन स्पेसिफाइड अबोव. ऊपर की कंडीशंस को छोड़ के देना पड़ेगा. नेक्स्ट ये बोल रहा है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ सर्विसेज चार्जेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. तो रिवर्स चार्ज बेसिस के लिए आपका रूल नंबर 7(1) जो है वो बोलता है As per Rule 7(1), point of taxation in case of service receiver liable to pay tax under Section 68(2), जो उसका chargeability section है, on reverse charge basis shall be the date of payment. Point of taxation क्या होगा reverse charge के केस में? The date of payment. Provided that where the payment is not made within a period of 3 months, 3 महीने में अगर पेमेंट नहीं करा जाता of the date of invoice, the point of taxation shall be the date immediately following the set period of 3 months. कौन सी हो जाएगी? The point of taxation shall be the date immediately following the set period of 3 months. 3 months के बाद जो डेट आती है, अगर वो पेमेंट नहीं किया है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस, उस केस में तीन महीने में कर दो तो आपका डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा. 3 महीने में नहीं करोगे तो 3 महीने जब एक्सपायर होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, उसके अगले दिन को मान लिया जाएगा.
नेक्स्ट बोल रहा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर देयर इज अ चेंज इन द लायबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज under section 68(2) of the act, in case service has been provided and the invoice issued before the date of such change के पहले invoice issue किया था, but payment has not been made as on such date, the point of taxation shall be the date of issue of invoice. देखिए ये क्या बोल रहा है, लाइबिलिटी के अंदर चेंज आ गया या एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी के अंदर चेंज आ गया, टैक्स रेट चेंज हो गई. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर देयर इज अ चेंज इन द लाइबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 68(2) ऑफ द एक्ट, इन केस सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड एंड इनवॉइस इशूड बिफोर द डेट ऑफ सच चेंज. सर्विस जो है वो दे दी है और इनवॉइस भी इशू कर दिया है बिफोर सच डेट सच चेंज, बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड एज ऑन सच डेट. पेमेंट अभी तक नहीं दिया है, तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो होगा वो होगा शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. जो इनवॉइस की डेट है वो ही उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन माना जाएगा. इलस्ट्रेशन देखिए, मैसर्स BIB लिमिटेड इम्पोज सर्टेन टैक्सेबल सर्विसेज वैल्यूइंग ₹45 lakh. The services were provided on 15th of November 2015. An advance of ₹15 lakh was paid by BIB Limited on 15th October 2015. ठीक है, कुछ टैक्सेबल सर्विसेज इंपोर्ट करी वैल्यूइंग 45 लाख. सर्विसेज कब प्रोवाइड हुई है? 15/11/15 को. एडवांस जो है 15 लाख का टुवर्ड्स वैल्यू वो पे किया गया बाय BIB लिमिटेड ऑन 15/10/15. डेट ऑफ इनवॉइस दे रखी है, 15 लाख का एडवांस दे दिया. डेट ऑफ इनवॉइस 1/12 है. सर्विसेज प्रोवाइड करी 15/11 को. फिर बोल रहा है ₹25 लाख पे किया है 10 दिसंबर को एंड बैलेंस 5 लाख किया है 15 अप्रैल को. Now Messrs BIB Limited being recipient of service is the person liable to pay service tax as notified under section 68(2) of the Finance Act 1994. रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा. देखिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन 15/10/15 को जो एडवांस पेमेंट किया था 15 लाख का, उस केस में आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा एडवांस के लिए? द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द सर्विस रिसीवर. ठीक है, 10/12/2015 को जो 25 लाख दिया गया उसका क्या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा? उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, बिकॉज पेमेंट जो है आपका विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कर दिया गया है. पेमेंट इज मेड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. सो यहां पर जो है आपका डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट जो है वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. अच्छा, 1/3/2016 को जो पेमेंट दिया है बचा हुआ 5 लाख का, तो ये पेमेंट नहीं 3 महीने के अंदर नहीं किया है ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या हो जाएगा? द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ 3 months. जब भी 3 महीने एक्सपायर हो रहे हैं उसका अगला दिन. चलिए क्लियर हुआ थोड़ा. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी. What is the point of taxation in case of service provided by a government or local authority to a business entity? तो ये बोल रहा है कि as per proviso to Rule 7, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रही है तो रूल 7 के हिसाब से जो है ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स.
any payment part or full in respect of such services become due as specified in the invoice, bill, challan or any other document issued by government or local authority demanding such payment, or when the payment is made. ठीक है, ये आपका नया इंसर्ट हुआ है बाय नोटिफिकेशन नंबर 24/2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 13/4/16। तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अमेंडेड है, तो हो सकता है कि अगर आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का क्वेश्चन आएगा तो एक आध पॉइंट इससे डाला जाएगा, तो अच्छे से देख के जाना है इसको। आगे देखिए आपका पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, हु इज रिक्वायर्ड टू पे, थ्योरेटिकल प्रोविजंस आ गए हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू पे सर्विस टैक्स, तो सेक्शन 68 जो है बोलता है कि फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू पे सर्विस टैक्स। कौन कौन? एवरी पर्सन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज शैल पे सर्विस टैक्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। डीम्ड सर्विस प्रोवाइडर, मान लिया जाता है कि इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी है। इन रेस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड टैक्सेबल सर्विसेज, कुछ नोटिफाइड टैक्सेबल सर्विसेज हैं, द सर्विस टैक्स शैल बी पेड बाय सच पर्सन एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर्विस टैक्स पे किया जाएगा बाय सच पर्सन एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो प्रिस्क्राइब किया गया है। ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू सच पर्सन एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द सर्विस टैक्स। सारे प्रोविजंस जो हैं इस चैप्टर के लग जाएंगे कि वो ही बंदा है जो सर्विस टैक्स पे करेगा, वही है, वही। ठीक है, इन रिलेशन टू सच सर्विस प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन notify the service and the extent of service tax which shall be payable by the deemed service provider। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि कौन सी जो सर्विसेज हैं एंड कितना जो है सर्विस टैक्स पे किया जाएगा बाय द डीम्ड सर्विस प्रोवाइडर। कौन सी सर्विस पे किया करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्विस टैक्स शैल बी पेड बाय द एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर। रिमेनिंग जो पार्ट रह गया वो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर पे कर देगा। ओके, फिर आगे है आपका नोटिफिकेशन नंबर 30/2012 सर्विस टैक्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट hereby notifies the following taxable services and the extent of service tax payable thereon by the person liable to pay service tax for the purpose of the said subsection। तो ये आपका जो है रिवर्स चार्ज वाला जो मैटर है वो अब चालू हो जाएगा। टेबल पे आ जाइए आप लोग। एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर कितना पे करेगा और डीम्ड सर्विस प्रोवाइडर कितना पे करेगा हम लोग देखेंगे। एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर कितना पे करेगा और डीम्ड सर्विस माना जाएगा कि इसने सर्विस प्रोवाइड करी है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सबसे पहला आपका पॉइंट है इंश्योरेंस एजेंट। Services provided by or agreed to be provided by an insurance agent to any person carrying on insurance business। Insurance agent insurance business चलाने वाले को सर्विसेज दे रहा है। सर्विस टैक्स पेएबल बाय एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर। इंश्योरेंस एजेंट को कितना देना है? नील। और जो पर्सन इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है उसको देना है 100%।
दूसरा केस सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड 1A service provided or agreed to be provided by a recovery agent to a banking company or a financial institution. तो रिकवरी एजेंट जो है बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को दे रहा है, तो इस केस के अंदर सर्विस टैक्स पेएबल बाय एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर निल है और सर्विस टैक्स पेएबल बाय डीम्ड सर्विस प्रोवाइडर आपका हो जाएगा 100%। ठीक है, फिर इसके बाद 1B आपका कट गया है। 1C ये आपका नया आया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय अ सेलिंग और मार्केटिंग एजेंट ऑफ अ लॉटरी टिकट इन रिलेशन टू लॉटरी इन अ मैनर to a lottery distributor or selling agent of the state government under the provisions of the Lottery Regulation Act 1998। ठीक है, तो सेलिंग या मार्केटिंग एजेंट जो है लॉटरी का वो सर्विसेज दे रहा है किसको? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर सेलिंग एजेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998। एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर कितना देगा? निल। मार्केटिंग एजेंट सेलिंग एजेंट कितना देगा? निल। और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट कितना देगा स्टेट गवर्नमेंट का? 100%। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज दे रही है services provided or agreed to be provided by a goods transport agency in respect of transportation of goods by road. Actual service provider nil, deemed service provider 100%. In respect of services provided or agreed to be provided by way of sponsorship, nil and 100%. चलिए आप अपने आप पढ़ना, ये एक नई आई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। Services provided or agreed to be provided by a firm of advocates or an individual advocate other than a senior advocate by a way of legal services, ये भी आपका है, नया इंसर्ट हुआ है। What is the due date for payment of service tax? Rule 61 of the service tax rules बोलता है कि the service tax shall be paid to the credit of the central government before the following due dates: individual partnership firm, proprietary firm, HUF and one person company के केस में क्वार्टरली है, तो क्वार्टर in which the services deemed to be provided as per the POT rules। ड्यूरेशन क्या है? quarter in which the service is deemed to be provided as per POT rules or any other person में monthly payment 6th day of the month following the quarter and 6th day of the following month, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं। पेमेंट बाय एनी अदर मोड तो 5th 5वीं तारीख तक ऑफ द फॉलोइंग मंथ और क्वार्टर एज द केस में भी 31 मार्च के केस में 31 मार्च तक। ओपीसी को भी क्वार्टरली पेमेंट करना है अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम वन और मोर प्रीमाइसेस इज लेस देन और इक्वल टू 50 लाख इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आगे बोल रहा है कि हर एक एसएससी को जरूरी है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है टैक्स पे करे। एसी और डीसी जो है सेंट्रल एक्साइज का, वो चाहे तो for the reasons to be recorded in writing allow कर सकता है allow the assessee to deposit the service tax by any other mode other than internet banking exceptional case में। आगे ये बता रहा है exception from POT rules, individual partnership forms and OPC।
whose aggregate value of taxable services provided from one or more premises is less than or equal to rupees 50 lakhs in the previous financial year. उस केस में जो है the service provider shall have the option to pay tax in the current financial year on actual receipt basis on the value of taxable services provided or agreed to be provided by him up to a total of rupees 50 lakhs. मतलब पेमेंट इज टू बी मेड विद रेफरेंस टू मंथ और क्वार्टर इन विच पेमेंट इज रिसीव्ड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स. नेक्स्ट आपकी कंपोजिशन स्कीम आ गई. इसके अंदर आपकी लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज जो है ये आई 1/6/15 से. कोई भी इंश्योरर कैरिंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शैल हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स on the gross amount of premium charged from policy holders. ग्रॉस अमाउंट जितना चार्ज किया है प्रीमियम का पॉलिसी होल्डर से उस पर पे करेंगे, रिड्यूस बाय द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर इफ सच अमाउंट इज इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस. लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है इंश्योरर, इसके पास ऑप्शन है कि वो टैक्स पे कर सकता है ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज फ्रॉम पॉलिसी होल्डर. जितना ग्रॉस अमाउंट पॉलिसी होल्डर से चार्ज किया है उसके ऊपर पे करेगा. इसमें से माइनस कर देंगे ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज फ्रॉम ए पॉलिसी होल्डर रिड्यूस बाय द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर. जितना अमाउंट अलाउ किया है, जितना एलोकेट किया है इन्वेस्टमेंट के लिए और सेविंग के लिए ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर, अगर सच अमाउंट इज इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सच सर्विस. तो ग्रॉस में से माइनस कर दो, उतने के ऊपर जो है टैक्स पे कर देंगे. इन ऑल द अदर केसेस, बाकी के केस में 3.5% ऑफ द प्रीवियस प्रीमियम चार्ज फर्स्ट ईयर के अंदर, 1.75% ऑफ द प्रीमियम चार्ज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स. 1.4% ऑफ द प्रीमियम इन केसेस ऑफ सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी. ये आपका नया इंसर्ट हुआ है. ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते वेयर द एंटायर प्रीमियम पेड बाय द पॉलिसी होल्डर इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर इन लाइफ इंश्योरेंस. खाली रिस्क कवर के लिए है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कंपोजिशन वाला. अगला आपका रिटर्न्स का सेक्शन 70. ये बोलता है कि हर एक पर्सन जो है जो सर्विस टैक्स पे करता है वो अपने आप से जो है अपना सर्विस टैक्स असेस करेगा कि उसने कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं और सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज को जो है रिटर्न फर्निश करेगा इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड एट सच फ्रीक्वेंसी एंड विद सच लेट फीस नॉट एक्सीडिंग रुपीज 20,000. 20,000 तक की लेट फीस लग सकती है फॉर डिलेड फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. फिर ये बोल रहा है पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 69(2) shall furnish to the superintendent of central excise a return in such form and in such manner and at such frequency as may be prescribed. Rule 7 of service tax rules, form and due date of return. Form and due date of return. Rule 7 of service tax rules, form and due date of returns. हर एक असेसी को जो एक हाफ ईयरली रिटर्न भरना पड़ेगा इन फॉर्म ST3 और ST3A as the case may be, along with the copy of GR7 चालान in triplicate for the months covered in the half yearly return. जिन महीनों के लिए वो भरा गया है, हर एक असेसी को जो है सबमिट करना पड़ेगा हाफ ईयरली रिटर्न बाय द 25th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द पर्टिकुलर हाफ ईयर. मतलब कि अप्रैल से लेके सितंबर तक के महीने का आपको 25 अक्टूबर तक रिटर्न भरना है. इसी तरह 31 मार्च
तक का आपको रिटर्न भरना है, 25 अप्रैल तक। एवरी एसएससी शैल सबमिट द हाफ ईयरली रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। आगे बोल रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1, एवरी एसएससी शैल सबमिट एन एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ता है 30 नवंबर तक। किसको भरना पड़ता है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द रिटर्न रिलेट्स इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज may be specified in the notification in the official gazette to the Central Board of Excise and Custom by the 30th November of the succeeding financial year. The central government may by notification, central government may subject to such condition or limitation, which condition and limitation were specified by notification an assessee or class of assessee who may not be required to submit the annual return referred to in rule sub rule 3A कि कौन से एसएससी हैं जिनको नहीं भरना पड़ेगा। एक मॉनिटरी लिमिट लगा दिया, कोई और लिमिट लगा दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी कि किनको भरना है एनुअल रिटर्न और किनको नहीं सबमिट करना है। आगे बोला था सीबीईसी में बाय ऑर्डर एक्सटेंड द पीरियड ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अंडर सब रूल 1 और 3A, मतलब हाफ ईयरली रिटर्न जो है वो या एनुअल रिटर्न है वो उसकी डेट एक्सटेंड की जा सकती है बाय सच पीरियड एज डीम्ड नेसेसरी अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ स्पेशल नेचर टू बी स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर। जैसे आप इनकम टैक्स का बहुत बार सुनते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट बढ़ जाती है, 30 सितंबर होती है, 30 अक्टूबर कर देते हैं। उसी तरह से सीबीएसई हैज द पावर टू एक्सटेंड द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ सर्विस टैक्स। आगे आपका रूल 7B ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स बोलता है रिवीजन ऑफ रिटर्न के बारे में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये बोलता है कि असेसी जो है रिवाइज रिटर्न भर सकता है फॉर्म ST3 इन ट्रिप्लिकेट। अगर कोई गलती रह गई है या कोई गलती कर दी है या कोई चीज रह गई है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। और ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे अगर बिलेटेड भी है तो भी उसके 90 दिन से देखा जाता है। An assessee who has filed the annual return under Rule 7(3)(a) by the due date may submit a revised return within a period of 1 month from the date of submission of the said annual return. Annual return के लिए आपका पीरियड कितना है? 1 महीना। एक्सप्लेनेशन दे रहा है where an assessee submits a revised return, the revised return भरता है the relevant date for the purpose of recovery of service tax if any under section 73 shall be the date of submission of such revised return। रिकवरी ऑफ सर्विस टैक्स के लिए जो आपकी रिवाइज रिटर्न है वो उसकी डेट उठाई जाएगी। आगे आपका रूल 7C रूल 7C आपका बोलता है डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न। तो पीरियड ऑफ डिले अगर 15 दिन तक है तो 500 रुपए की फीस देनी है, 15 डे से ज्यादा है 30 दिन तक है तो 1000, और बियॉन्ड 30 डेज है फ्रॉम ड्यू डेट तो उस केस में 1000 प्लस 100 फॉर एवरी डे फ्रॉम द 31st डे, 1000 प्लस ₹100 फॉर एवरी डे फ्रॉम द 31st डे टिल द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न। ओके, 1000 तो लग गया, प्लस 100 रुपए फॉर एवरी डे फ्रॉम 31st डे टिल द डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। और मैक्सिमम कितना है? 20,000। रिडक्शन और वेवर ऑफ द फीस, जहां पर ग्रॉस अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स पेबल निल है तो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर जो है अगर वो सेटिस्फाइड है कि देयर सफिशिएंट रीजन फॉर नॉट फाइलिंग द रिटर्न, पेनल्टी को रिड्यूस या वेव कर सकता है। ग्रॉस सर्विस टैक्स पेबल निल आ रहा है। Where the annual return referred in sub rule 3 of rule 7 is filed by the assessee after the due date, the assessee shall pay to the credit of the central government an amount calculated at the rate of ₹100 per day। 100 रुपए हर दिन के लगेंगे फॉर द पीरियड ऑफ डिले, जितना भी डिले है इन फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹20,000। मैक्सिमम कितना है? 20,000। ओके,
उसके बाद आगे बता रहा है कि क्या क्या डिटेल्स रिटर्न के अंदर आएंगी, एक बार रीड कर लीजिए। अमाउंट रिसीव टूवर्ड्स टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस टूवर्ड्स टैक्सेबल सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, amount billed or exempted services and services exported without payment of tax, amount billed for exempted services and services exported without payment of tax, amount billed for service tax, services on which tax is to be paid, tax is to be paid, भी पे करना है। अबेटमेंट क्लेम, कितना अबेटमेंट लिया है, नोटिफिकेशन नंबर ऑफ अबेटमेंट एंड एग्जेम्पशन, सर्विस टैक्स पेबल, एजुकेशन टैक्स पेबल, GR7 चालान, डेट एंड नंबर, क्रेडिट डिटेल्स ऑफ सर्विस टैक्स प्रोवाइडर एंड रिसीपिएंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका फर्स्ट रिटर्न रूल 5(2) ये बोलता है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द फर्स्ट रिटर्न एवरी असेसी शुड फर्निश अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या लिस्ट, क्या क्या लिस्ट आएगी? पहला तो रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड मेंटेन फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। देखिए पहली जब आप रिटर्न भरेंगे ना तो ये चीजें आपको देनी पड़ेगी, बाद में नहीं देनी, पहली बार दे दो। जो आपने रिकॉर्ड प्रिपेयर करे हैं, मेंटेन करे हैं फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड, क्या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं डिटेल दे दो। एक बार वो चेक कर लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आप सही से काम कर रहे हो। रिसिपिएंट और प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट सर्विसेज, उसका रिकॉर्ड देंगे आप। रिसिप्ट और प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट सर्विस, कहाँ से आपने रिसीव करी है इनपुट सर्विस। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर सच इनपुट सर्विसेज, पेमेंट आपने किया है उन इनपुट सर्विसेज के लिए, वो किस तरह से किया है। रिसिप्ट, परचेज, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एक्सेट्रा ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड, किस तरह से आपने उनको रिसीव किया है, परचेज किया है, मैन्युफैक्चर किया है, स्टोर किया है। रिकॉर्ड फॉर अदर एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। प्रोसिक्यूशन की डिटेल ले रखी है आगे। प्रोसिक्यूशन के लिए आपकी रिवाइज गाइडलाइन इश्यू की गई है अंडर सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं इन गाइडलाइंस के? मॉनेटरी लिमिट है एक तो, कि प्रोसिक्यूशन जो है इट विल नॉर्मली नॉट बी लॉन्च्ड अनलेस इवेजन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स or misuse of standard credit in relation to the offences specified under section 9(1) of the Central Excise Act 1944 or section 89(1) of the Finance Act 1994, कितना है? इक्वल टू और ग्रेटर देन ₹1 करोड़। तो प्रोसिक्यूशन नहीं लॉन्च किया जाएगा अनलेस इवेजन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है या सर्विस टैक्स जो है या मिसयूज जो है स्टैंडर्ड क्रेडिट का इन रिलेशन टू ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9(1) ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 करोड़। इट मे बी नोटेड दैट दो देयर इज नो चेंज इन द मॉनेटरी लिमिट्स ₹50 lakhs prescribed under the concerned section, these directions have been issued to optimally utilize limited resource of the department। ये बोल रहा है मॉनेटरी लिमिट में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द मॉनेटरी लिमिट्स। मॉनेटरी लिमिट्स आपकी वही हैं, बट इट मे बी नोटेड दैट दो देयर इज नो चेंज इन द मॉनेटरी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंसर्न सेक्शन, दीज डायरेक्शंस हैव बीन इश्यूड टू ऑप्टिमली यूटिलाइज, क्योंकि डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो इसलिए जो है डायरेक्शन से इश्यू किए गए हैं। हैबिचुअल इवेडर्स जो बार बार ये गुस्ताखी करते हैं, बार बार टैक्स इवेड कर रहे हैं, ड्यूटी इवेड कर रहे हैं या स्टैंडर्ड क्रेडिट का मिसयूज कर रहे हैं, अगर 3 या 3 से ज्यादा केसेस में इन्वॉल्व है इन द पास्ट 5 years, उनको अपन हैबिचुअल इवेडर्स बोलते हैं। इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 करोड़ का उन्होंने जो है 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स या ड्यूटी इवेड किया है, क्रेडिट का मिसयूज किया है। कौन सी अथॉरिटी सैंक्शन करती है प्रोसिक्यूशन को? द क्रिमिनल कंप्लेंट फॉर प्रोसिक्यूटिंग अ पर्सन कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल चीफ
चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स एज द केस में बी। एक बार जब सैंक्शन मिल गया, वंस द सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, क्रिमिनल कंप्लेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो फाइल की जाएगी एज अर्ली एज पॉसिबल बाय द ऑफिसर ऑफ द जुरिसडिक्शनल कमिश्नरेट ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर। ठीक है, चलिए ये आप जो है देख लेना। और आईडीटी के अमेंडमेंट्स जो हैं आपके पूरे होते हैं, बट कुछ एक अमेंडमेंट्स जो है मैं आपको अभी और बताता हुआ चलूंगा जो आपके जून 2016 के लिए एप्लीकेबल थे, बट हो सकता है कि वो दिसंबर में भी आ जाएं। तो कुछ एक चीजें मैं आपको अभी और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।